पिछले दिनों चंडीगढ़ के अंदर मेयर के इलेक्शंस हुए। इन इलेक्शंस के अंदर ऐसा देखा गया कि जो उस टाइम रिटर्निंग ऑफिसर थे, उनके द्वारा कुछ पर्टिकुलर वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया है एंड कहीं न कहीं ये बातें करी है कि ये अपने आप में काफ़ी कंसर्निंग सिचुएशन है। इसके साथ ही ना चंडीगढ़ के 3 जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर्स थे, वो बीजेपी के साथ जाकर मिल चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसका भी बहुत हार्श क्रिटिसिज़्म किया है कि ये जो इस तरह की हॉर्स ट्रेडिंग हमें देखने को मिलती है ना इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, ये अपने आप में बहुत ही कंसर्निंग सिचुएशन है। बहुत बार होता है आप वोट किसी और को देते हो, कहीं न कहीं इलेक्शंस के बाद वो किसी और दूसरी पार्टी के साथ जाके मिल जाते हैं। तो जो इस तरह की आपके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की जो खरीदा जाता है उनको, ये अपने आप में इंडियन पॉलिटिक्स के लिए काफ़ी एक खराब चीज़ है क्योंकि इससे जो वोटर्स हैं, उनका ट्रस्ट खत्म होता है एंड कहीं न कहीं जो डेमोक्रेसी की जो भावना है, उसको ये वीकन करता है। दोस्तों डेट है आज की 20 फरवरी 2024 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन के अंदर। पहली डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे हमारे एनवायरनमेंट के एक टॉपिक से दैट इज़ आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट्स के बारे में। सबसे पहले एक काम करते हैं हम थोड़ा पहले आईपीसीसी यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों जब हम बात करते हैं ना क्लाइमेट चेंज की, तो दुनिया में काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है कि शायद क्लाइमेट चेंज सही में हो रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार ये तो मिथ है, ये तो बस ऐसे ही खबरें फैलाते रहते हैं, ऐसा कुछ हो नहीं रहा। तो हमारे पास ना प्रॉपर डेटा होना चाहिए इस चीज़ को बैक करने के लिए कि हाँ यार क्लाइमेट चेंज एक्चुअल में हो रहा है। उसी के लिए ना हमारे पास एक संस्था है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ध्यान रखिएगा ये एक यूएन बॉडी है। ये ना दरअसल में खुद रिसर्च नहीं करती, ध्यान रखना क्या बोला मैंने, ये खुद रिसर्च नहीं करती, पर दुनिया भर के जो रिसर्चर्स होते हैं, उनको साथ में लेकर आ जाता है एंड फिर अकॉर्डिंगली उन लोगों का जो भी रिसर्च था, उन साइंटिस्ट का जो भी रिसर्च था, उसके हिसाब से ये रिपोर्ट्स वगैरह प्रेज़ेंट करी जाती हैं। फिर ये रिपोर्ट्स हमें मदद करती हैं, दुनिया में क्लाइमेट चेंज किस रफ्तार से हो रहा है, उसको समझने के लिए एंड हमें क्या-क्या स्टेप्स लेने होंगे, उसको स्टेप के अंदर वर्क करने के अंदर ये आईपीसीसी का बहुत इम्पोर्टेंट काम है। ध्यान रखिएगा आईपीसीसी का फॉर्मेशन हुआ था 1988 के अंदर। इट वाज़ क्रिएटेड बाय यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम एंड साथ ही साथ डब्ल्यूएमओ। इन दोनों के द्वारा मिलकर इस पर्टिकुलर बॉडी यानी कि आईपीसीसी की स्थापना करी गई थी 1988 के अंदर, जिसके हेडक्वार्टर्स हमें जेनीवा, स्विट्ज़रलैंड के अंदर देखने को मिल जाएँगे। ठीक है सर, ये बातें चलो समझ आई। पर और क्या ये करता है? देखो इसके अंदर पहले तो ये समझो इसके अंदर 195 मेंबर कंट्रीज़ आपको देखने को मिल जाएँगी। अब एक चीज़ और समझना, जब मैं बात करता हूँ यूएनएफसीसीसी की, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, आप जानते हो 1992 के अंदर जब अर्थ समिट हुआ, उसके बाद इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है और हर साल हम इसके कॉप भी देखते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़, जैसे कॉप 26, कॉप 27, कॉप 28, है ना? सुनते हो ना ये चीज़ें? तो वहाँ पर भी तो डिस्कशन होगा ना, किसके ऊपर? क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो वहाँ पर इनकी जो रिपोर्ट्स ये निकालता है आईपीसीसी, उसके ऊपर भी डिस्कशन होता है। तो इन डिस्कशंस के लिए ना हमें ये रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं। अभी तक क्या हो चुका है, अभी तक आईपीसीसी ने पिछले 30-32 साल के अंदर इस तरह की टोटल 6 रिपोर्ट्स निकाल चुकी है। जैसे असेसमेंट रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3, रिपोर्ट 4, रिपोर्ट 5 और जो असेसमेंट रिपोर्ट 6 है, जो कि लेटेस्ट थी, ये 2021-22 के अंदर पब्लिश करी गई थी। इसके अंदर अलग-अलग चीज़ें बताई गई थी कि कैसे-कैसे हम काम कर सकते हैं, क्या जो हमारा 2015 के अंदर हमने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हम लेकर आए थे, जहाँ पर हमारी कोशिश थी कि धरती का जो टेम्परेचर है 2 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने से तो डेफ़िनिटली रोकना ही है एंड कोशिश करेंगे कि टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा ना इंक्रीज़ हो बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी एज़ कंपेयर टू व्हाट? एज़ कंपेयर टू आपके जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल थे। ये जो थी ना, यहाँ पे डिस्कशन वगैरह ये होना था, ठीक है ना? और कहीं न कहीं असेसमेंट रिपोर्ट्स हमें इस चीज़ के अंदर हेल्प करती हैं। और जब ये पेरिस एग्रीमेंट किया गया ना, अगर आपने लिख दिया वो तो एक बात है, पर उसको कहीं न कहीं मेज़र करना कि एक्चुअल में हमने कितना काम किया है, कितना काम नहीं किया, वो होता है ग्लोबल स्टॉक टेक के थ्रू। एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पे पता लगता रहता है कि हमारी कलेक्टिवली प्रोग्रेस कितनी है, कितने गैप्स हैं एंड आने वाले समय के अंदर हम क्या-क्या एक्शंस लेंगे तब ये चीज़ 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हम रोकने से बचा सकते हैं। तो दरअसल में ना जो 2015 के अंदर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट तो हो गया, फिर 2022 के अंदर पहला ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ। जब 28वां सेशन हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ का दुबई के अंदर, ठीक है? तब यहाँ पर जो इसकी आईपीसीसी की छठी असेसमेंट रिपोर्ट थी, उसको भी यहाँ पे डिस्कस किया गया एंड अकॉर्डिंगली देखा गया कि हाँ यार, कि हम किस लेवल पे हैं एंड आने वाले समय में क्या कर सकते हैं। अब जो अगला ग्लोबल स्टॉक टेक होगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि हाँ, ये जो टारगेट है हमारा 1.5 डिग्री, उसके डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, नहीं जा रहे,
वो आपका होगा 2028 के अंदर। तो लोगों का ये बोलना है यार 2028 के अंदर ये ग्लोबल स्टॉक टेक 2 होगा। उससे पहले पहले अगर हमारी 7th असेसमेंट रिपोर्ट आ जाती है आईपीसीसी की, तो कहीं न कहीं ग्लोबल स्टॉक टेक को देखना कि कितना काम हम कर चुके हैं, वो कहीं न कहीं हमें थोड़ा अच्छे से हो पाएगा। तो ये कुछ मुद्दे थे जिस वजह से ये सारी चीज़ें न्यूज़ में थी। ध्यान रखिएगा कि आईपीसीसी की इस तरह से 6 रिपोर्ट आ चुकी हैं, अब 7वाँ साइकिल यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो एक तरह से ना आईपीसीसी एक ब्यूरो को बनाता है। एक सर्टेन लोगों के सेट को बनाता है जो कि इसका काम शुरू करते हैं। अकॉर्डिंगली यहाँ पे डिस्कस होता है कि कैसे-कैसे, किस-किस टाइम तक हम ये सारी चीज़ें करेंगे, कि क्या गाइडलाइंस होंगी, किस तरह से हमें कहाँ तक करना है। तो इसके अंदर आईपीसीसी ब्यूरो क्या करता है, पूरी असेसमेंट रिपोर्ट को तैयार करता है, सिंथेसिस रिपोर्ट्स हो गया और आपकी स्पेशल रिपोर्ट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। बाकी आईपीसीसी के अंदर आपको कुछ वर्किंग ग्रुप्स भी देखने को मिल जाते हैं, अलग-अलग पर्पस के लिए ये वर्किंग ग्रुप बनाए जाते हैं। इसके अलावा एक तो असेसमेंट रिपोर्ट आ गई, जो मैंने आपको बताया 6 असेसमेंट रिपोर्ट आ चुकी हैं, 7वीं अभी आएगी आने वाले समय के अंदर। इसके अलावा कुछ सिंथेसिस रिपोर्ट भी इनकी निकालती हैं, कुछ स्पेशल रिपोर्ट्स भी इनकी आती हैं एंड साथ में ही इस तरह और भी आप नोटिस कर पाओगे कुछ मेथोडोलॉजी रिपोर्ट्स भी इस तरह की इनकी आती रहती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स थे आईपीसीसी की असेसमेंट रिपोर्ट के रिगार्डिंग, तो ये चीज़ें आपको जाननी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट मीन्स नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, यानी कि एनसीएससी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस बार की जो एनुअल रिपोर्ट 2022-23 है, वो एनसीएससी ने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को यहाँ पे सबमिट करी है। ऑल्दो बहुत सारी बातें इसमें न्यूज़पेपर में आ रही हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने बात करी है कि विद रिगार्ड्स टू अपने जो वेस्ट बंगाल है उसके रिगार्डिंग कुछ खबरें हैं, पर वो उतना हमें उस बात के अंदर नहीं जाना, हमें एनसीएससी के बारे में चीज़ें पता होनी चाहिए। दोस्तों जब हम बात करते हैं एनसीएससी की, तो ये क्या है, ये एक संवैधानिक बॉडी है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 338 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मैं थोड़ा ना आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअल में हमारा ना पहले क्या होता था, आर्टिकल 338 जो था ना, उसके अंतर्गत थी आपकी एक बॉडी थी जो एक्चुअली नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों का ध्यान रखती थी। पर बाद में हमने इसमें एक अमेंडमेंट किया और जो 338 है वो सिर्फ एनसीएससी हो गया, एंड उसी तरह से आपका जो 338 ए है वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हो गया। बाद में जो हमारा एक और अमेंडमेंट आया, 102nd अमेंडमेंट, उसके अंतर्गत ना हमने एक और बॉडी बना दी, एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और इसको भी संवैधानिक दर्जा दे दिया अंडर आर्टिकल 338 बी। तो आज का जो स्टेटस है वो ये है कि 338 इज एनसीएससी, 338 ए इज नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड 338 बी इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। ये इस तरह से धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ है। पहले ये सिंगल मेंबर आपका कमीशन होता था, पर 65th अमेंडमेंट 1990 के अंदर जो हुई ना, उसके थ्रू ये मल्टी मेंबर्ड कमीशन बना दिया गया। बाकी अमेंडमेंट्स मैंने आपको समझा दी। अगर हम बात करूंगा ना, तो यहाँ पर इसका काम ये होता है कि शेड्यूल्ड कास्ट का जो भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग क्या सेफगार्ड होने चाहिए, प्लस एट द सेम टाइम उनकी एजुकेशन, सोशल, इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हम कैसे प्रमोट कर सकते हैं। इस तरह से ये हर साल एनुअली प्रेजेंट करते हैं अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट साहब को, और अगर उनको कभी और टाइम के ऊपर लगे अपनी रिपोर्ट को प्रेजेंट करना, तो उस टाइम के ऊपर भी कमीशन अपनी रिपोर्ट को सबमिट कर सकता है प्रेसिडेंट को। यहाँ पर आपको एक चेयरपर्सन, एक वाइस चेयरपर्सन और 3 एडिशनल मेंबर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इनके कंडीशंस ऑफ सर्विस और ऑफिस टेन्योर ये प्रेसिडेंट साहब ही डिटरमिन करते हैं, एंड दे वर्क अंडर हिज हैंड एंड सील। ठीक है, तो साथ ही साथ अगर आप नोटिस करोगे, तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया कि दोनों पहले इकट्ठे थे एंड किस तरह से ये चीज़ें बदली हैं। तो ये कुछ पॉइंट से एनसीएससी के बारे में जो आपको जानने चाहिए थे। आगे चलते हैं, बुबोनिक प्लेग यानी कि ब्लैक डेथ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो ये जो आपका बुबोनिक प्लेग हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक केस हमें देखने को मिला है बुबोनिक प्लेग का, ओरेगॉन यूएसए के अंदर। एक्चुअली समझने की कोशिश करते हैं कि ये बीमारी आखिर है क्या। देखो जब हम बात करते हैं एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन, यर्सीनिया पेस्टिस, ये नाम अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके द्वारा, इस बैक्टीरिया के द्वारा ये चीज़ कॉज करी जाती है, और ये क्या है, एक जूनोटिक बैक्टीरिया है, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इट कैन स्प्रेड बिटवीन एनिमल्स एंड पीपल। अब एक्चुअली सोचो, ये जो प्लेग है ना, ये अपने आप में बहुत ही इनफेमस प्लेग है, क्योंकि जब ये यूरोप में आया था ना, आज से लगभग 700 साल पहले, तो यूरोप के अंदर ऐसा बताया जाता है कि 33% से भी ज़्यादा आबादी यूरोप की ख़त्म हो गई थी। कुछ एस्टिमेट इसको 50% भी बताते हैं, पर एक मैसिव यूरोप की जो पॉपुलेशन थी, उसके अंदर डेथ्स हमें देखने को मिली थी, जब ये ब्लैक डेथ या बिबोनिक प्लेग हमें देखने को मिला था। दरअसल में ना बिबोनिक प्लेग क्या होता है, ये 3 तरह का होता है। एक होता है आपका बिबोनिक प्लेग, एक होता है सेप्टिसेमिक प्लेग, एक होता है आपका निमोनिक प्लेग। जो फर्स्ट है ना बिबोनिक,
यहाँ पर तो देखो फिर भी सिचुएशन थोड़ी ठीक है। रीज़न बीइंग कि यहाँ पर आपकी जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वॉलन हम आपको देखने को मिल जाएँगी और यहाँ पर ना अच्छी बात ये होती है कि ये इंसान से दूसरे इंसान में नहीं फैलता, ठीक है? पर यही जो आपका अगर बैक्टीरिया है, ये आपके ब्लड के अंदर पहुँच जाए, तब उसको सेप्टिसेमिक प्लेग बोल देते हैं। तब ये थोड़ा और डेडली हो जाता है और अगर यही सेम चीज़ आपके लंग्स के अंदर पहुँच जाती है, तो उसको निमोनिक प्लेग बोलते हैं। निमोनिक प्लेग अपने आप में बहुत ज़्यादा डेडली होता है एंड इवन निमोनिक प्लेग जो तीसरे तरह का मैं आपको प्लेग बता रहा हूँ, यहाँ पर पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन भी होता है। कोविड-19 पैंडेमिक जैसे देखा था ना कि एक इंसान से दूसरे इंसान को हो रहा है। सिमिलरली जो निमोनिक प्लेग होता है, जो तीसरे लेवल का प्लेग है, ये एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर भी फैलने लग जाता है। तो इस तरह से आप नोटिस कर पाओगे कि इट कैन स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड इस वजह से काफ़ी डेडली भी हो जाता है एंड अगर निमोनिक प्लेग हो जाए इंसान को तो कहीं न कहीं उसके बचने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं, ऐसा देखा जाता है। जो आपके रोडेंट्स वगैरह होते हैं, उनके अंदर ये फैल सकता है एक्चुअली जो आपके फ्लीज़ होती हैं, उनके साथ भी ट्रांसमिशन हमें देखने को मिलता जाता है। अब आप लोग सोचेंगे सर ये अब जैसे बुबोनिक प्लेग अब देखने को मिला ओरेगन यूएसए के अंदर, तो घबराने की बात है क्या? नहीं, घबराने की बात नहीं है। पता है क्यों? देखो जब यूरोप के अंदर आज से 700 साल पहले फैला, तब तो कहीं पास उस टाइम ना हमारे पास मेडिकल चीज़ें अच्छी नहीं थी। पर अब क्या है? अब देखो ये तो है क्या? बैक्टीरियल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कैसे टैकल कर सकते हैं? हमारे पास प्रॉपर इसके रिगार्डिंग एंटीबायोटिक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। मैं आपको यहाँ पे नाम दिखा सकता हूँ, तो ये सारे एंटीबायोटिक्स की मदद से आप इसको ट्रीट कर सकते हो। बट अगर ट्रीटमेंट नहीं होता, तो उससे इन लोगों की डेथ हो जाती है। पेरू हो गया, कांगो, मेडागास्कर ये कुछ एंडेमिक कंट्रीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 8 दिन का एंड 30 से 60% की डेथ रेट हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो या तो जो भी आपके वेक्टर फ्लीज़ हैं, उसके बाइट की वज़ह से आपके अंदर फैल सकता है या फिर आपका कुछ कॉन्टैक्ट हुआ किसी कंटामिनेटेड मटीरियल के साथ या फिर इन्फेक्टेड रैट ने आपको काट दिया या फिर किसी निमोनिक प्लेग वाले पेशेंट के साथ आप कॉन्टैक्ट में आए हो, तो वहाँ से भी आपके अंदर ये फैल सकता है। तो जैसा मैं आपको बता रहा था पहले भी हुआ है, एक 541 और 542 में हुआ था। उसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो देखने को मिलता है ना, वो 1346 से 1353 वाला प्लेग है, जहाँ पर 1/3 से भी ज़्यादा यूरोप की पॉपुलेशन यहाँ पे खत्म हो चुकी थी। बाकी अगर आप नोटिस करो 1855 ऑनवर्ड्स भी एक और प्लेग देखने को मिला, जिसने इंडिया और चाइना के अंदर काफ़ी लोगों को की डेथ कॉज़ करी। एक्चुअली इंडिया की अगर मैं बात करूँ ना, तो इंडिया में भी डिफरेंट डिफरेंट केसेज़ आए हैं। जैसे आप लोगों ने ना 1897 का एपिडेमिक डिज़ीज़ एक्ट देखा होगा। इवन कोविड-19 जब पैंडेमिक था, तब भी ये एक्ट न्यूज़ में आया था। क्या आप ये जानते हो ये एक्ट आखिर आया क्यों था 1897 के अंदर? वो इसलिए आया था कि उस साल से 1 साल पहले 1896 के अंदर बॉम्बे के अंदर आपका ये बुबोनिक प्लेग देखने को मिलता है। उस वजह से अलग-अलग एरियाज़ कैलकाटा, कराची, पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस इन अलग-अलग एरियाज़ के अंदर भी ये स्प्रेड होता गया और ऐसा बताया जाता है कि 12 मिलियन इंडियंस को ये डेथ्स से इफ़ेक्टेड हुए थे, उनकी डेथ भी हमें देखने को मिली थी। तो उसको रिस्पॉन्स के लिए ये एक्ट लेकर आया गया था ताकि कुछ स्पेशल रेगुलेशंस लेके आ जा पाएँ, ताकि इस तरह की डिज़ीज़ेज़ से हम यहाँ पर बच पाएँ। आई होप ये आपको चीज़ें पता लगी होंगी। तो आज के समय ऐसा देखा गया है कि लगभग 1000 से 2000 केसेस देखने को मिलते हैं इस प्लेग के और अलग-अलग एरियाज़ में केसेस हैं अफ्रीका में, एशिया में, साउथ अमेरिका और नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर भी आपको कुछ केसेस देखने को मिल जाएँगे। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ दैट इज़ अरप्शन ऑफ फ्रेश प्रोटेस्ट इन सेनेगल। देखो सेनेगल के अंदर ना एक्चुअली प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने थे, पर कुछ उनके कारणों की वजह से कुछ पोस्टपोनमेंट हो गई एंड काफ़ी मैसिव लेवल के ऊपर प्रोटेस्ट हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। थोड़ा-सा ना सेनेगल की हम लोकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखो जब हम बात करते हैं ना आपके वेस्टर्न अफ्रीका की, तो वहाँ पर आपको ये देश देखने को मिल जाएगा सेनेगल। थोड़ा-सा आप यहाँ पे इस इमेज के अंदर भी आप देख पाओगे, ये आपका रहा सेनेगल कंट्री, यहाँ पर अटलांटिक ओशन के साथ इसका बॉर्डर टच होता है। ये आपका सेनेगल जो है, ये आपका नॉर्थ वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। राइट। इसके अलावा ना आप एक चीज़ बताओ, मैंने आप लोगों को ना पिछले कुछ दिनों के अंदर साहेल रीजन के बारे में समझाया था। जानते हो ना साहेल रीजन के बारे में? साहेल रीजन एक्चुअली आपका अफ्रीका के अंदर एक ऐसा रीजन है, जहाँ पर आपको ऊपर वाली साइड थोड़ा सेमी एरिड क्लाइमेट देखने को मिलता है। एंड कहीं न कहीं इस यहाँ पे काफ़ी सारे डेज़र्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। एंड उस वजह से काफ़ी ये एरिया काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। तो ये जो सेनेगल है ना, इट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ साहेल रीजन। ये बात एक तो आपको पता होनी चाहिए, जो कि आपसे एग्ज़ाम में पूछी भी जा सकती है। और थोड़ा अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ना साहेल रीजन की जो कंट्री आपकी जो बॉर्डर्स हैं, वो अलग-अलग कंट्रीज़ का टच होते हैं। पर एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ये जाननी पड़ेगी
कि ये देखो यहाँ पर आपको एक कंट्री देखने को मिलती है, गैम्बिया। कौन सी कंट्री सर? गैम्बिया। ये देखो, अब समझ रहे हैं इस बात को मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। देखो ये है आपका सेनेगल, ठीक है, और गैम्बिया क्या है सर? ये रहा आपका गैम्बिया, ये। तो एक्चुअल में ना गैम्बिया, व्हाट इज गैम्बिया? गैम्बिया इज एक्चुअली इनक्लेव्ड विद इन सेनेगल। सेनेगल के अंदर ही एक देश है जिसका नाम है क्या? गैम्बिया। ठीक है, इसके अलावा आपका मॉरिशियाना हो गया और आपका माली हो गया, इनके साथ, और आपका नीचे गिनी हो गया, इन पर्टिकुलर कंट्रीज के साथ यहाँ पे इसका बॉर्डर टच होता है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे। एंड इवन आपका गिनी बिसाऊ एक कंट्री है, ये 4 कंट्री के साथ बॉर्डर टच होता है, और गैम्बिया तो एक्चुअली इसके अंदर ही एनक्लेव्ड है। इसके साथ ही ना यहाँ पर एक रिवर निकलती है जिसका नाम है सेनेगल रिवर। ये जो सेनेगल रिवर है, ये सेनेगल और आपके मॉरिशियाना, इन दोनों कंट्रीज के बीच में एक तरह की बॉर्डर का काम भी करती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे इसकी लोकेशन के पर्सपेक्टिव से और साहेल रीजन के पर्सपेक्टिव से, जो हमें यहाँ पे पता होने चाहिए। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज जी के बारे में, क्योंकि कल फरवरी 19 को इनकी जयंती के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। दरअसल में छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 के अंदर एट शिवनेरी फोर्ट। इनका जो पहले नाम था वो था शिवाजी भोसले, और ये भोसले मराठा क्लैन के एक मेंबर है। इन्होंने अपना खुद का एक अपना एनक्लेव बना दिया फ्रॉम द आदिल शाही सल्तनत ऑफ बीजापुर, जहां से हमें मराठा एम्पायर की शुरुआत भी आपको देखने को मिल जाएगी। अब देखो अलग अलग चीज़ों में इनका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल इनकी जो नेवल फोर्स थी ना, अपने आप में बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। एंड अभी भी जो करंट इंडियन नेवीज है वहां पर भी इनके कुछ उनसे कुछ इंस्पिरेशन वाली चीज़ें भी हमें आज के समय देखने को मिल जाती हैं। बाकी साथ में जो रेतवाड़ी सिस्टम था उनको इन्होंने इम्प्लीमेंट किया। रैयत का मतलब होता है आपके जो किसान होते हैं, तो किसानों के पास थोड़ी यहाँ पे पावर्स थी, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो इनका जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर चौथ एंड सरदेशमुखी, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चौथ का मतलब ही होता है क्या? चौथाई, मतलब 1/4 हिस्सा। तो एक्चुअल में ना जो भी आपके नॉन मराठा टेरिटरीज होती थी, तो यहाँ पर अगर आप नोटिस कर पाओगे 1/4 ऑफ द स्टैंडर्ड पेड टू मराठास एज अ सेफ गार्ड अगेंस्ट शिवाजी फोर्सेस। तो जो भी आपकी जो शिवाजी की फोर्सेस थी जो रेड करती थी नॉन मराठा टेरिटरीज पे, तो उससे के लिए और चौथ का हमें देखने को मिलता है एक तरह का, इसको आप टैक्स मान सकते हो। और स्वदेशमुखी क्या था? ये एडिशनल 10% और लेवाई उसके ऊपर किया जाता था फ्रॉम एरियाज आउटसाइड ऑफ द किंगडम। तो ये चौथ और स्वदेशमुखी के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। बाकी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन थी, वहाँ पर भी आप जानते हो काफ़ी अच्छी आर्मी हमें यहाँ पे देखने को मिली है। कुछ गुरिल्ला वारफेयर की इनकी टेक्निक्स भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। इसके अलावा इन्होंने बात करी कि अलग-अलग जो कम्युनिटीज़ थी, उनको बात करी गई हिंदवी स्वराज्य की, बेसिकली हिंदूज़ के लिए सेल्फ रूल की यहाँ पे बात करी गई है। इनकी जो जयंती है ना, उनकी सिग्निफिकेंस इसलिए भी हो जाती है क्योंकि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो, वहाँ पर भी जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने इनको यहाँ पे यूटिलाइज़ किया था, लोगों को इकट्ठा करने के लिए, लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए। एंड उससे पहले भी 1870 के अंदर पुणे के अंदर महात्मा फूले जी के द्वारा भी फेस्टिवल सेलिब्रेशन को यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो ये तो हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। एक बैटल ऑफ प्रतापगढ़ बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर शिवाजी पावर को आते हैं पावर के अंदर, एंड जहाँ पर आदिल शाही की जो डिफीट है, वो कहीं न कहीं हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो एक तरह से हिस्ट्री का काफ़ी टर्निंग पॉइंट माना जाता है बैटल ऑफ प्रतापगढ़ को, जहाँ पर से ही फ्यूचर में जो मुगल्स और मराठास के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हुई, उसकी स्टार्टिंग कहीं न कहीं यहीं से ही मानी जाती है, क्योंकि शिवाजी की पहली ये बड़ी जीत मानी जाती है। राइट, इवन शिवाजी के गवर्नेंस के अंदर अष्टप्रधान मंडल हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ जिसको क्या बोलते हैं, काउंसिल ऑफ 8 मिनिस्टर्स। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 8 मिनिस्टर कौन थे? एक थे पेशवा यानी कि प्राइम मिनिस्टर, अमात्या फाइनेंस मिनिस्टर, सचिव सेक्रेटरी, मंत्री फॉरेन अफेयर्स, सेनापति सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस, सुमंत नेवल अफेयर्स, न्यायाधीश हो गया आपके जस्टिस के प्रिंसिपल्स करने वाले, और पंडित राव जो कि आपके कल्चर रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करते हैं। तो ये आठों नाम भी आपको पता होने चाहिए। कई बार ना इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि सुमंत का अर्थ क्या होता है, तो आपको इस तरह से इन चीज़ों का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो आपके हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी है वो कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, वो आपको प्रीलिम्स में काफ़ी हद तक हेल्प करती है। तो दोस्तों ये थी आज की डिस्कशन। आज की डिस्कशन के हिसाब से कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, जिनका आंसर मुझे आप मुझे कमेंट्स में बताओगे कि आपके हिसाब से इनमें से कौन सा ठीक है, कौन सा फॉल्स है। कल मैंने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर डिस्कस कर लेते हैं। मासी मागम की फेस्टिवल की बात करें तो ये तमिलनाडु के टेम्पल्स के अंदर सेलिब्रेट किया जाता है। ये बात अपने आप में बिल्कुल आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगी। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बात करें तो आपका 1963 के अंदर इसका ओरिजिनेशन हुआ था, और ये डेफिनेटली म्यूनिक जर्मनी के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा।
सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश के अंदर नहीं, ये आपका तमिलनाडु के अंदर है, तो थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। कोलंबिया की बात करें तो ब्राजील, वेनेजुएला, चिली, ये नहीं है, ब्राजील, वेनेजुएला एंड आपका पनामा आपका नॉर्थ वेस्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आज का होमवर्क रहेगा ज्ञानपीठ अवार्ड्स के रिगार्डिंग। ठीक है, मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है ज्ञानपीठ अवार्ड, थोड़ा सा इसका आइडिया आपको होना चाहिए। एंड दूसरा आपको एक आइडिया होना चाहिए वासुदेव बलवंत फाड़के जी के बारे में। फिर कल अकॉर्डिंगली इनको डिस्कस कर लेंगे कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, तो इनको कल पढ़ लेंगे, बट प्लीज़ एक बार ट्राई जरूर करना कि आपके हिसाब से इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसके अलावा जो कल होमवर्क दिया था चिलिका लेक के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि ये ब्रैकिश वाटर लेक है, लार्जेस्ट, बिल्कुल, जहाँ पर एस्टर्न करेक्टर आपको देखने को मिलता है जो कि आपके ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया के अंदर है। बिल्कुल आपको उड़ीसा के अंदर आपको ये चिल्का लेक देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। एंड कहीं ना कहीं भारत की ये पहली रामसर साइट थी, ये बात भी आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगी। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे आपकी बिल्कुल ठीक है। तो एक्चुअली इनकरेक्ट पूछा हुआ था तो सी आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि दोनों के दोनों करेक्ट है यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं। यहाँ पर आप पढ़ भी सकते हो, चिलिका लेक इन ओडिशा एंड कोलोराडो नेशनल पार्क इन राजस्थान, ये यहाँ पर इंडिया की पहली रामसर साइट्स मानी जाती है। दूसरा मैंने आपको होमवर्क दिया था पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन एडवांटेज क्या है। देखो एक्चुअल में जब हम बात करते हैं इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, तो यहाँ पर आपको नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव देखने को मिल जाएंगे, यानी कि प्रेसिडेंट साहब भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं। उसके अलावा मेजोरिटी पार्टी का रूल होता है आपकी लोकसभा के अंदर, जैसे करंटली अभी बीजेपी का है। उसके अलावा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एग्जीक्यूटिव टू लेजिस्लेचर, आपके जो भी मंत्री होते हैं उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टू द लोकसभा, जो कि हमें देखने को मिलती भी है। आर्टिकल आई थिंक आपका 75 ये बात बोलता भी है। इसके अलावा आपके जो मिनिस्टर्स होते हैं उनका लेजिस्लेचर में मेंबर होती है, अगर वो ऑलरेडी मेंबर नहीं है तो 6 महीने के अंदर उनको मेंबर बनना ही पड़ेगा। ठीक है ना, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी आप जैसे अब नितिन गडकरी जी की बात कर लीजिए, तो नितिन गडकरी जी डेफिनेटली आपके मिनिस्टर तो है ही हैं, पर उनकी लेजिस्लेचर के अंदर भी वो मेंबर हैं। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर की भी लीडरशिप होती है या चीफ मिनिस्टर की भी होती है, एंड कहीं ना कहीं मतलब ये स्टेट्स के लिए हो गया। और लोअर हाउस यहाँ पे हमें डिसॉल्व होता हुआ हमें देखने को मिलता है, जैसे 5 साल के बाद हमें वो डिसोल्यूशन उसका देखने को मिल जाएगा, राइट। तो एक्चुअल में इसका करेक्ट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन नंबर सी, एग्जीक्यूटिव रिमेन्स रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की डिस्कशन। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। सो इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।